हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। इन द लास्ट लेसन्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज द ओवरव्यू, है ना। मैंने आपको सारे के सारे ओवरव्यूज, इनफैक्ट जो हमारे मेजर बायोमोलिक्यूल्स है, मेजर क्या बायोमोलिक्यूल्स तो बायोमोलिक्यूल्स ही हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग्स नहीं बताई थी, ऑब्वियसली ओवरव्यू डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिंट दिया था कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमने अपने उन लेक्चर्स में देखी हैं उनको ही हम अब कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। एंड हियर कम्स आवर वेरी फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे, दैट इज द बेसिक ऑफ ऑल। क्योंकि ये मेटाबॉलिक पाथवे तो सारे केसेस में होगा ही होगा। दैट इज व्हाट ग्लाइकोलिसिस। नाम बड़ा है, मतलब एकदम छोटा, और मेरा फेवरेट काम इस टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करना और फिर पढ़ाना। देखो क्या है ग्लाइको और लिसिस। लिसिस का मतलब तो आप सबको पता है ना, क्या है? स्प्लिटिंग। इसका मतलब हमारा कुछ तो टूट रहा है, और क्या टूट रहा है? वो है ये हमारा ग्लूकोज, जिससे कि हमने अपना ग्लाइको जो है उसको रिप्रेजेंट किया। दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस क्या प्रोसेस हो गया? ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस एक वो प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा। कैसे टूटेगा? ग्लूकोज कैसा कार्बन कंपाउंड? 6 कार्बन कंपाउंड। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम अपने लास्ट के लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये 6 कार्बन का कंपाउंड 2-3 कार्बन के कंपाउंड में टूटेगा, और वो 3 कार्बन का कंपाउंड जो बनता है दैट इज दिस पाइरूवेट। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रोसेसेस that takes place in the body because it forms the base। ये जो पाइरूवेट का मॉलिक्यूल है उसकी किस्मत कैसी है वो डिपेंड करेगा उसके आसपास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। लेकिन ये ग्लूकोज हमारा पाइरूवेट में तो टूटेगा ही टूटेगा, और क्योंकि ये बेसिक है, किसी और चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ये प्रोसेस कहां पर कैरी होता है? ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। जितनी भी एंजाइम्स लगेंगी हमारे इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को कैरी करने के लिए, सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होंगी। वापस से फिर वही बात, अब पाइरूवेट आगे जाकर क्या बनाएगा वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ में कंडीशंस कैसी हैं, और उसी के हिसाब से वो अपने रिस्पेक्टिव सेलुलर ऑर्गेनेल में एंटर करेगा। कुछ और बातें इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में ब्रीफिंग देखेंगे। वैसे अभी मैं आपको डिटेल प्रोसेस यहीं बोर्ड पर समझा के बताने वाली हूँ, विद ऑल द एंजाइम्स एंड व्हाटएवर स्टेप्स दैट यू मे रिक्वायर। क्या मिलता है हमें? नेट गेन। देखो वैसे तो आप प्रोसेस में पढ़ोगे कहीं कहीं पर एनर्जी का कंजप्शन होता है, कहीं कहीं पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, लेकिन पूरे के पूरे प्रोसेस में जो नेट गेन होता है हमारे मॉलिक्यूल्स का, ऑब्वियसली किसका? एटीपी का। अब यहां से हम अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ किस पर रखने वाले हैं कि एनर्जी कितनी मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली बायोकेमिकल पाथवेज या जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उसको हम एनर्जी गेन के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। 10 स्टेप सीक्वेंशियल प्रोसेस है, बोर्ड पर अभी बनेगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ बनाऊंगी नहीं, आपको उसको याद करने की टिप्स भी बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो चैनल है उसका मेन मोटिव सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना नहीं, बल्कि उसको याद करने का तरीका जो ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझाना है। उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, एक बार ओवरव्यू में ही देखेंगे, जो होते हैं हमारे ग्लाइकोलिसिस के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप बोल सकते हो, या जो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं हम ग्लाइकोलिसिस के, सबसे पहला तो यही है हमारा कार्बन का जो स्केलेटन है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज द पाइरूवेट। एंड यस, यू हैव लर्नड इन योर क्लास 9 द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। क्लास 9 में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो मास होता है वो बराबर का होता है रिएक्शन में। तो वही प्रिंसिपल यहां पर भी फॉलो होगा। कार्बन का जो स्केलेटन है वो ब्रेक डाउन तो होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाएगा हमारा, ऑब्वियसली 6 कार्बन कंपाउंड है, किस में टूटता है? ये टूटता है हमारा पाइरूवेट में। अभी अभी मैंने आपको बताया पाइरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट बनेंगे। ये आपको आपके दिमाग में हमेशा ही रखना है, क्योंकि जब आप एंड में जाकर, जब इनसे सारे प्रोसेसेस रिलेट होकर आप एंड में जाएंगे, तब मैं ही आपको बोलूंगी कि एनर्जी कितनी गेन हुई आपको निकालनी है, और तब आप यहीं पर गलती करोगे। मैंने अभी से बता दिया गलती कहाँ होने वाली है, इसीलिए समझदार को इशारा काफी है, खुद समझ जाओ कि क्या आपको नोट डाउन करना है आपके माइंड में।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है क्या, फॉस्फोराइलेशन। किसका फॉस्फोराइलेशन, ऑब्वियसली एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं हम। एटीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है किसमें, एटीपी में, बिकॉज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो सेल की जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में स्टोर रहती है, हमारी एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी का फॉस्फोराइलेशन होगा इन ऑर्डर टू फॉर्म द एटीपी मॉलिक्यूल। जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो होता है ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन क्या है, नाम फैंसी अगेन H+ आयन जो अभी तक आप लोग यूज करते आए हैं आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में वही है। तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू NAD+ टू फॉर्म व्हाट, NADH। ये तीसरा एस्पेक्ट हमारे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। ठीक, तो इन्हीं तीन प्रोसेस के या इन्हीं तीन क्राइटेरिया के बेसिस पर हमारा जो है वो पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलने वाला है। अब बारी आती है उस 10 स्टेप प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने की। सो हेयर इट इज द पाथवे। जितना कॉम्प्लेक्स जैसे दिख रहा है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। हाँ, इसके नीचे ना एक डिस्क्लेमर चलना चाहिए कि पाथवे की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब नेम्स की कॉम्प्लेक्सिटी पर ना जाए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए शायद मैंने आपके सामने बोर्ड पर यहाँ बनाकर दिखाया है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्लूकोज लगेगा। सबसे पहले तो जिस तरीके से पाथवे यहाँ बना हुआ है नोटबुक्स में एज इट इज कॉपी कर लीजिए। मेरे पास बोर्ड लंबा नहीं था, नहीं तो मैं एक ही स्ट्रेच में इसको लिखती, बट आप वैसा ही कीजिएगा। ठीक, 10 स्टेप पाथवे है। सबसे पहले याद करने की बात यही है, ग्लाइकोलिसिस हो चाहे हम सिट्रिक एसिड साइकिल आगे जाके पढ़ेंगे, दोनों 10 स्टेप प्रोसेस है। उसके बाद सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसकी मदद से, ये जो रेड में लिखा हुआ है, दीज आर दी एंजाइम्स दैट आर टेकिंग पार्ट। अब उससे पहले एक और बात देखो, जो काइनेज एंजाइम होती है ना, उसका काम होता है फॉस्फेट या फॉस्फोराइल ग्रुप्स को ट्रांसफर करना। आप चाहे वो ग्रुप हमारा एटीपी से एडीपी पर ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर यहाँ पर भी देखो काइनेज है जो लगा रहा है एडीपी से एटीपी पे, काम वही कर रहा है, फॉस्फोराइल ग्रुप्स को ट्रांसफर करना। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें होगा हमारा ये फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और मैं एक बात आपसे हमेशा कहती आई हूं, नेचर वो काम कभी भी नहीं करता जो उसके लिए यूजफुल ना हो। अपनी सोचो, एक एटीपी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा अगर ये फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअली में जरूरी नहीं है। और ये जरूरी भी इसलिए है क्योंकि ग्लूकोज तो भले ही हमारे सेल से निकल जाए एक बार को, बट वंस दी particular substrate has been phosphorylated, it will not leave the cell ever. Why? Because cell does not contain the receptors for these phosphorylated intermediates. ये बात आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी, अगर आप लेक्चर को पूरा देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगी। ठीक, तो ग्लूकोज is converted into glucose 6-phosphate by the enzyme hexokinase. It utilizes 1 ATP molecule. Next, second step, glucose 6-phosphate आइसोमरेज की मदद से फ्रक्टोज 6-phosphate में बदल जाएगा। हमें पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स है, तो एंजाइम भी आइसोमरेज लगेगी। ये जो पहला नाम है वो सीधे सीधे अपने सबस्ट्रेट के बेसिस पर ही चलेगा हमेशा। थर्ड स्टेप, अब आपको एक और बात जो ध्यान में रखनी है, फर्स्ट स्टेप इज इरिवर्सिबल, अगेन थर्ड स्टेप इज इरिवर्सिबल। फ्रक्टोज 6-phosphate गेट्स कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। अगेन 1 ATP मॉलिक्यूल कम्स इनटू पिक्चर। एंजाइम जो लग रही है वो है PFK, दैट इज अगेन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। दिस इज द फर्स्ट कमिटेड स्टेप इन दी ग्लाइकोलिसिस पाथवे। और ये स्टेप इसीलिए फर्स्ट कमिटेड स्टेप हम बोलेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का बनना जरूरी है आगे का पूरा पाथवे कैरी ऑन करने के लिए। अगर ये नहीं बनेगा तो ये नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप, हियर द स्प्लिटिंग स्टेप गोज। ठीक, एक फ्रक्टोज 6-phosphate का मॉलिक्यूल हमारे दो मॉलिक्यूल्स में टूटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate एंड दिस इज DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सॉरी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आपको ध्यान में रखना है। DHA क्या है, मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी है जिससे कि आप पूरा लेक्चर वॉच करेंगे। ठीक, एंजाइम में एल्डोले स्प्लिटिंग स्टेप होगी, उसके बाद ये वापस से कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate में विद एन एंजाइम ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि ये दोनों एंजाइम्स ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे इंटर कन्वर्टेबल है, आइसोमर्स है, इसीलिए आइसोमरेज की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate में चेंज होगा। अब दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate गेट्स कन्वर्टेड टू 1,3
3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम जो है डीहाइड्रोजिनेज है क्योंकि हाइड्रोजन आयन का इन्वॉल्वमेंट है। देखो अगर आप पूरे पाथवे को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एंजाइम साथ में उसका एक्शन खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम का जो नाम है वही उसके एक्शन को भी डिपिक्ट कर रहा है। सेम थिंग गोज हियर। NADH का मॉलिक्यूल जाएगा अगेन एन इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट गेट्स कन्वर्टेड टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम इज काइनेज। यहाँ पर अगेन काइनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है तो हमारी ATP, यहाँ पर अब ATP बनेगा ADP से। यहाँ पर ये जो शुरुआती फर्स्ट और थर्ड स्टेप है यहाँ पर ATP कंज्यूम हो रहा है, 7th और 10th स्टेप पे हमारा ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से आपको याद भी रखना है, इजी रहेगा, ट्रस्ट में, राइट। तो 7th स्टेप इज अगेन अ काइनेज डिपेंडेंट एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट गेट्स कन्वर्टेड टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट बाय एन एंजाइम म्यूटेज। म्यूटा रोटेशन होगा, ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद दिस 2 glycerate gets converted to phosphoenol pyruvate enzyme that comes into picture is enolase. Last end step of our glycolytic pathway is when phosphoenol pyruvate gets converted to pyruvate by an enzyme pyruvate kinase. Again 2 molecules of ATP are formed. इसीलिए मैंने अभी लिखा था आपके लिए कि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है उसमें नेट गेन कितना हो रहा है, 2 ATP का मॉलिक्यूल लगाओ। यहाँ पर एक ATP कंज्यूम हुआ, थर्ड स्टेप में भी एक ATP कंज्यूम हुआ, तो कितना अंदर जा रहा है, कंजम्पशन हो रहा है 2 ATP का मॉलिक्यूल का। फॉर्मेशन कितने मॉलिक्यूल्स की हो रही है, 7th स्टेप पे और 10th स्टेप पे 4 ATP के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, दिस इज द कंजम्पशन एंड दिस इज द फॉर्मेशन। तो नेट ATP का गेन हुआ 2 ATP का मॉलिक्यूल। यहाँ पर इसका NADH का फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा बिकॉज NAD+ इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर और इट सर्व्स एज एन एनर्जी कंपाउंड व्हिच लीड्स टू द जनरेशन ऑफ द ATP। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हमारे सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनफैक्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई थी वो बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक ग्लूकोज का molecule, this is a 6 carbon compound, leads to the formation of 2 molecules of pyruvate. That is how the law of conservation of mass is ideally obtained, right? इसके बाद मैं ये बात रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही माने जाएंगे कि ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of pyruvate, right? ओवरऑल रिएक्शन आपको खुद ब खुद लिखनी है। अभी के लिए होमवर्क है इस लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं यहाँ ग्लाइकोलिसिस की ओवरऑल रिएक्शन से ही स्टार्ट करूंगी। मैंने बता दिया कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है आप आलस से दिखाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखी तो भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे समझ में नहीं आएगा। पूरा पाथवे आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन द बोर्ड सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। एटलीस्ट remember the names. Once you remember, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सारे के सारे नाम मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में along with the structures भी बना के दिखा चुकी हूँ। देखो ग्लूकोज आपको पता है कैसा होता है, यहाँ पर फ्रक्टोज भी आपको पता है कैसा होता है। अब आपको पता है ये 3 कार्बन के कंपाउंड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड भी आपको पता है क्या होता है। अब इट इज अप टू यू हाउ यू जस्ट परसीव द थिंग्स। अब आपका मन है वैसे बना के देखना भी चाहिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आपको पता है कैसा होता है। अब उसके 3 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दीजिए, बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और उसी की तरीके से हमारे सारे के सारे कंपाउंड्स बाकी के बचे हुए, राइट। So we will meet in our next lecture. Till then, have a good day all of you, and yes, do the homework. Otherwise, you will not get through the glycolysis pathway. And this glycolysis is important because it forms base for the upcoming lectures that are the citric acid cycle or some other point of time. अच्छा, एक बात और जाते जाते इसी लेक्चर में बता देती हूँ। बहुत सारे यहाँ तो सिर्फ हमने ग्लूकोज का देखा है ना कि ग्लूकोज जो है हमारी मोनोसैकेराइड वो एड ऑन हो रही है या वो जा रही है हमारे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी शुगर्स हैं जो भी इस ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर करती हैं और पाइरुवेट को ही बनाती हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फ्रक्टोज तो जा ही सकता है, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग इट सो दैट यू जस्ट रिमेंबर। इसके अलावा हमारा गैलेक्टोज भी एंटर हो सकता है। ग्लूकोज और लैक्टोज में टूटेगा ये गैलेक्टोज और अंदर हो जाएगा। उसके अलावा मैनोज जो ये शुगर है ये भी हमारे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाकर ब्रेक डाउन होकर पाइरुवेट के फॉर्मेशन में मदद कर सकते हैं। दिस इज ऑल
once again a small tip in the lecture, I hope you have understood. अगर नहीं समझ में आया तो आपको पता है कहाँ पर जाना है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर आप लोगों ने मेरे को बोला था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है अंडर द मेंबरशिप प्रोग्राम। ज्वाइन बटन इनेबल करके या उस पर ज्वाइन करके आप उसका भी जो पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है उसको विजिट कर सकते हैं, राइट। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय, थैंक यू।